हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज़ डॉक्टर देवाशीष शर्मा। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ और आज हम लोग आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज में एपिसोड नंबर 39 में आपका स्वागत करते हैं। तो एपिसोड नंबर 39 में पहला सवाल कासिफ खान जी ने पूछा है और उन्होंने ये पूछा है कि फ्यूजन सर्जरी के बाद क्या प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो देखिए, फ्यूजन सर्जरी जनरली हम तब कर रहे होते हैं जब कोई इंस्टेबिलिटी के साइंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, या फिर कभी कभी किसी केस में अगर आप पेशेंट को वाइड डिकम्प्रेशन की ज़रूरत है और वाइड डिकम्प्रेशन करने की वजह से आइट्रोजेनिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो उस केस में भी हमें ये लगता है कि किसी भी कारण से यदि रीढ़ की हड्डी का जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए या फिर रीढ़ की हड्डी में जो कैपेसिटी है कि वो एक के ऊपर एक अटकी रहे वो खराब होने लगे, उस केस में हमें फ्यूजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी अभी प्रेगनेंसी आपको प्लान करना है और आपको डॉक्टर साहब ने फ्यूजन सर्जरी एडवाइस करी है, तो मैं ये मानता हूँ कि फ्यूजन सर्जरी जब एक बार हो जाती है और उसके बाद 3 से 6 महीने में फ्यूजन हो जाता है और अच्छी तरह 1 साल में बहुत बढ़िया फ्यूजन हो जाता है। तो अगर 1 साल या उसके बाद सर्जरी प्लान करते हैं, फ्यूजन सर्जरी के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हालांकि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार अपने नए एक्सरेज या सीटी स्कैन्स अपने स्पाइन डॉक्टर को दिखा लें, जिससे कि ये बात कंफर्म हो जाए कि फ्यूजन कंप्लीट हो गया है। एक बार जब फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करना मेरे ख्याल से और ज़्यादा आसान रहेगा एज कंपेयर्ड कि फ्यूजन सर्जरी से पहले आप प्रेगनेंसी करें। क्योंकि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में स्टेबिलिटी की दिक्कत है, जैसे कि लाइटिक लिस्थेसिस है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है या कोई और कारण की वजह से इंस्टेबिलिटी है, तो आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन रहने वाला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बॉडी के लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स होने लगते हैं, क्योंकि शरीर एक स्पेशल तरीके के हार्मोन को छोड़ता है जिसे रिलैक्सिन कहते हैं। और वो इसलिए छोड़ता है शरीर क्योंकि शरीर बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, तो सारे लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देता है। बॉडी के लिगामेंट्स इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि कभी कभी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके दांत भी हिलने लगते हैं, उनको जल्दी इंजरी हो जाती है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा हिदायत दी जाती है कि वो ज़्यादा कोई इंजरी वाला काम ना करें, अपना ध्यान रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी ना करें, क्योंकि लिगामेंट्स इतने लैक्स हैं उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। और यदि आपको लिस्थेसिस है या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी स्पाइन अनस्टेबल है, तो आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन रहेगा। और क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेवी दवाइयाँ लगाई ही नहीं जा सकती उस टाइम पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो बेबी होगा, जो इफेक्टिव बेबी फॉर्मिंग चल रही होगी, उसको कई दवाइयाँ हैम्पर कर सकती हैं। तो अच्छा है कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप पहले फ्यूजन सर्जरी कराएं और उसके 1 साल के बाद अगर आप प्लान करते हैं और फ्यूजन ठीक से हो चुका है आपके स्पाइन डॉक्टर के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली है और आप आराम से अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और प्री फ्यूजन सर्जरी और बेटर ही प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है सचिन जी ने। उन्होंने बताया है कि उनकी फ्यूजन सर्जरी हुई थी जिसके बाद वो पहले 7 महीने तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब उनको फिर से लेग में पेन आने लगा है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए सचिन जी, अगर एक बार फ्यूजन सर्जरी हो जाए तो फ्यूजन सर्जरी में फ्यूजन होने के बाद उस लेवल पे कोई भी गड़बड़ होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप की सिचुएशन होती है अगर फ्यूजन हो चुका है तो। हालांकि दूसरे लेवल्स पे डिस्क हिल सकती है, सरक सकती है, नस को दबा सकती है। जैसे आपका L4 L5 फ्यूजन हुआ है तो हो सकता है L5 S1 या L3 L4 में इस तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, या हो सकता है कभी कभी किसी नर्व में कोई इरिटेशन हो रहा हो, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। लेकिन जो भी बात है, लेग पेन कभी भी टॉलरेट करने की बात नहीं है। अगर आपको माइल्ड लेग पेन है तो आपको दवाई ट्राई करनी चाहिए, बट अगर आपको सिग्निफिकेंट बैक पेन है तो आपको अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपको एक नया MRI और एक एक्सरे और ज़रूरत पड़ने पे एक CT कराना चाहिए, जिससे ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और ये बात कंफर्म हो जाए कि जो आपको दिक्कत है उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अच्छा है कि आप कंसल्ट लें
और अपने मन को शांत रखें और जो भी सही इलाज है उसकी तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल पूछा है जावेद खान जी ने, और जावेद खान जी ने ये पूछा है कि उनको L5S1 में डिस्क की प्रॉब्लम है और दाहिने पैर में 5 महीने से दर्द है। वो ये जानना चाहते हैं कि उनको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कितना बड़ा चीरा लगता है। तो जावेद खान जी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का जो चीरा है वो 5 मिलीमीटर से शुरू होकर करीब 9 मिलीमीटर तक का हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा छोटा चीरा होता है और सर्जरी के कुछ दिनों बाद इसका घाव या इसमें इसका जो रेमिनेंट है या जो इसकी घाव की जो जगह है वो देखने पे पता भी नहीं चलती और आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इसमें कोई रिस्क की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है और ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जिसमें हड्डी को काटने की ज़रूरत L5S1 पे ना के बराबर पड़ती है। बिना हड्डी काटे सर्जरी की जा सकती है और एक तरह से नेचुरल स्पाइन रखी जा सकती है। ऑपरेटेड स्पाइन जैसी कंडीशन जैसे लेमिनेक्टमी या फिर पेडिकल स्क्रू में होता है वैसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए एंडोस्कोपी बहुत सेफ है। आपने जो सोचा है कि आपको एंडोस्कोपी करानी है, ये सेफ आइडिया है, इसको आप करा सकते हैं। और इसके बाद कोई भी ऐसा आपने जो कंसर्न व्यक्त किया है कि आपको कहीं कोई ऐसा ना रह जाए कि कोई बहुत बड़ा घाव है या कुछ है, तो ऐसा कोई घाव नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा देख के कि कभी कोई सर्जरी आपकी हुई भी है। नेक्स्ट सवाल सिद्धांत गांधी ने पूछा है और उन्होंने ये पूछा है कि उनकी मदर को काफ़ी लंबर स्पाइन के सिम्टम्स हैं, सयाटिका है, जिसके लिए उन्होंने इनिशियली ट्रीटमेंट लिया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया और लेकिन बाद में जब वो ठीक होने लगे फिजियोथेरेपी और सारे इलाज के बाद, तो जब उन्होंने चलना शुरू किया तो उनको दर्द फिर से आने लगा। तो अब वो ये जानना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया है। तो देखिए सिद्धांत, ऐसा है कि अगर ये दिक्कत बार बार आ रही है तो फिर आपको ये बात एसेस करनी पड़ेगी कि क्या ये दिक्कत अत्यधिक है कि ठीक नहीं हो पा रही है और क्या ये दिक्कत ऐसी तो नहीं है जो शायद दवाइयों से ठीक हो ही ना पाए। इसके लिए आपको कहीं इंजेक्शन के सहारे की ज़रूरत तो नहीं है या कहीं आपको इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है या फिर कहीं एंडोस्कोपी की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सारी बातें देखने के लिए अच्छा है कि आप अपनी रिपोर्ट्स को किसी डॉक्टर को दिखाएं जो कि एंडोस्कोपी रेगुलरली करते हों और उनको दिखाने के बाद उनसे डिस्कस करें कि क्या इस सर्जरी के लिए एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, ओपन सर्जरी, इंजेक्शन या दवाई, इनमें से क्या बेस्ट है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की राय को देखते हुए आप इलाज को आगे बढ़ा सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर दर्द फिर से भी आया है तो उसका इलाज संभव है। कई बार मेरे को पेशेंट्स आते हैं जिनको 2-3 बार इलाज कराने के बाद दर्द आ रहा होता है, फिर हम उनकी एंडोस्कोपी करते हैं, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है, उसके लिए क्या इलाज आपकी मदद के लिए बेस्ट रहेगा। आप रिपोर्ट्स के साथ कंसल्ट करिए और सही इलाज आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है संध्या प्रनीत जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि सर्जरी के कितने दिन तक मतलब सर्जरी अगर बैक पेन के लिए हुई है तो कितने दिन तक पेन ठीक रहता है सर्जरी करने के बाद। तो देखिए, एक सक्सेसफुल सर्जरी के बाद एक्सपेक्टेड है कि लाइफ लॉन्ग आप ठीक रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप सर्जरी करने के बाद 6 महीने ही ठीक रहेंगे या 2 महीने ही ठीक रहेंगे या 1 साल ही ठीक रहेंगे। एक्सपेक्टेड ये होता है कि अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं, आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, आप स्मोकर या अल्कोहलिक नहीं हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छी स्पाइन सर्जरी का आउटकम ये होगा कि लाइफ लॉन्ग आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पाइन सर्जरी एक बार हुई है तो बार बार कोई दिक्कत आती रहेगी या परेशान होते रहेंगे। लेकिन कॉन्ट्ररी बात भी है, यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप रेगुलर स्मोकर हैं या आपका खान पान ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपको फिर से दिक्कत आए जिसके लिए आपको बार बार इलाज लेने की ज़रूरत पड़े। तो अच्छा ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ सर्जरी के बाद आप बिल्कुल फिट रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था इस बार का एपिसोड। मुझे लगता है कि मैं शायद आपके किसी काम आ पा रहा हूँगा, आपके कुछ सवालों के जवाब दे पा रहा हूँगा। यदि आपके मन में और भी सवाल हैं तो हमें लिख के भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का रिप्लाई करने के लिए और आपसे जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप हमारे वीडियोज़ को रेगुलरली देख पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच और मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आऊँगा आपके पास कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए जवाबों के साथ। Have a great day ahead.